नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से ट्रंप के डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, हर दिन मेरा कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है कि कहीं ना कहीं पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है। क्या स्टॉक मार्केट से, क्या पूरे बाजार से जो है काफ़ी सारा पैसा कमाया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए ना, कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एड्रेस करने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं ईरान वॉर को लेकर। और कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा एस्केलेशन नहीं आएगा। और आपने देखा भी होगा, कल स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ा भी था और यहाँ पर ईरान की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे, आज सुबह सुबह जब मार्केट खुला, धड़ाम से नीचे चला गया। आप देखिए, कल मार्केट बढ़ा था, अच्छा खासा वापस से ये नीचे चला गया। और इसके पीछे का मेन कारण है कि ट्रंप का ये जो स्पीच है, मतलब कहा तो ये जा रहा था कि यहाँ पर चीज़ों को और स्टेबल करने के लिए किया जाएगा, ट्रंप कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे। लेकिन जिस तरह की चीज़ें हुई हैं ना, और जिस तरह के उन्होंने जवाब दिए हैं, यहाँ पर स्टेट ऑफ होमो से हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। आप जाओ अपना खुद ही ऑयल खरीद लो, इनफैक्ट ऑयल खरीदना है तो अमेरिका आओ, इस तरह के बयान हो रहे हैं। तो इसको डिटेल से समझना ज़रूरी है कि आज हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह अपने स्पीच में क्या कहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और साथ ही साथ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक ओपन लेटर लिखा है अमेरिका के नागरिकों के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्पीच मैटर क्यों करता है। क्योंकि अभी जिस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, पिछले 1 महीने से लगातार वॉर चल रहा है, और जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, मतलब पूरा अफरा तफरी मच गई है पूरे दुनिया में, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पीच था, ये थोड़ा सा ठहराव के लिए होना चाहिए था कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाए। लेकिन ट्रंप ने अपने एड्रेस में क्या कहा? सबसे पहला बोला कि वॉर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। देखिए, बातें तो उन्होंने किया वॉर इज़ ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन ऑलमोस्ट का मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्ते तक अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा प्रहार करेगा ईरान के ऊपर। मतलब वो एक बात कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमने ईरान की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ट्रिपल कर दिया है, नष्ट कर दिया है। जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है ईरान की, उसको हमने कमज़ोर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अगले 2 से 3 हफ्ते में हम उनके ऊपर और एक्सट्रीमली हार्ड हिट करते रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये रियलिटी है? ग्राउंड रियलिटी आप देखोगे तो ईरान का जो स्टेट स्ट्रक्चर है, वो अभी भी इंटैक्ट है। कहीं से भी ये लग नहीं रहा कि ईरान जो है वो झुकने को रेडी है। यहाँ पर जो रेजीम चेंज है, जो मेन गोल था अमेरिका का, वो तो पूरा हो नहीं रहा है। फिर इसके अलावा जो ईरान है, उसके पास मिसाइल अटैक, नेवल डिसरप्शन, ये सारे कैपेबिलिटी है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये दिखाता है टैक्टिकल सक्सेस। कुछ थोड़ा बहुत, मान लीजिए आपने उसान पर बॉम्बिंग कर दी, उसको नष्ट कर दिया, तो ये टैक्टिकल सक्सेस हो सकता है, स्ट्रेटेजिक विक्ट्री नहीं है, जैसा ट्रंप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मोस, आप जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया पूरे दुनिया के लिए। भारत में कितनी परेशानी हो रही है, हर जगह आपने देखा होगा गैस के प्राइसेस को लेकर। कतर से कितना सारा गैस निकलता है, कतर के अंदर वहाँ का जो प्रोसेसिंग प्लांट है, उसको डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये जो स्टेट ऑफ होमोस है, जो कि पहले ओपन था ईरान वॉर के पहले, और अब इसका पता नहीं कि होगा क्या। तो ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता फ्री नेविगेशन के लिए। अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका आज तक बेसिकली यही बोलता आया है, वी विल एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। दुनिया में जो इंटरनेशनल्स हैं, वहाँ पर हम एंश्योर करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, नेविगेशन के लिए वो पूरी तरह से फ्री हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होमोस को लेकर मैं फ्री नेविगेशन प्रॉमिस नहीं कर सकता। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा, बाय ऑयल फ्रॉम द यूएस और प्रोटेक्ट योर ओन शिप। अगर आपको ऑयल खरीदना है, जाओ खुद जाओ स्टेट ऑफ होर्मोस में
और वहां पर जाकर अपने शिप को प्रोटेक्ट करो। ये साफ दिखाता है कहीं ना कहीं कि जो ट्रंप है वो विफल हो गए हैं। उनका जो मेन एजेंडा था, जो मेन गोल था, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, ट्रेडिशनली यूएस जो है वो ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखा जाता था, लेकिन अब तो ये ट्रांजैक्शनल जियोपॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा ट्रंप किस तरह से नेटो को एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। यहां पर जो यूके के पीएम है के स्टारमर, उससे नाक है, स्पेन से नाक, पूरे यूरोप से जो है वो चिढ़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन देखने को मिलेगी और इसका नतीजा क्या निकला? ऑयल प्राइस शॉक। आपको मैं दिखा भी देता हूं चार्ट। जैसे ही आप देख सकते हो कि एक दिन पहले जो है जब ये खबर आ रही थी, थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल आ रहा था, तो ऑयल के प्राइसेस नीचे गए। इनफैक्ट $100 के नीचे चल रहा था और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ट्रंप का स्पीच आएगा चीज़ें ठंडी होंगी और ये फर्दर नीचे चला जाएगा। $90 के नीचे $80 वापस से नॉर्मल सी आनी चाहिए। लेकिन ट्रंप ने ये जो स्पीच दिया, इसकी वजह से उल्टा ऑयल के प्राइसेस वापस से ऊपर चले गए। और वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, कि मेरा जो एक प्रकार से बार बार ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है, पैसे का गेम चल रहा है। कि आपको पता है ना कि आप यहाँ पर क्या बोलने वाले हो, उसकी वजह से मार्केट में क्या ट्रिगर होगा। और वही चीज़ यहाँ पर बार बार देखने को मिल रही है। अच्छा, बाय अमेरिकन ऑयल स्ट्रैटेजी ये देखिए। यहाँ पर ट्रंप ये कह रहे हैं दैट कंट्रीज शुड रिलाई ऑन यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट। अब आप ऑयल वहाँ से मत खरीदो। स्टेट ऑफ फॉर्मो से जो ऑयल आता है, अब आप हमसे खरीदो। और आप सब जानते हो कि यूएस जो है वो प्राइमरी ग्लोबल ऑयल सप्लायर बनना चाहता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है ऑयल का अमेरिका। तो उसको तो कोई चिंता है नहीं, उसका तो ऑयल खत्म नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा कमाई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए वो ऑयल बेचना चाह रहा है। और साथ ही साथ एनर्जी को भी वेपनाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये भी समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो अलायंस है उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। नेटो कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बर्डन शेयरिंग की यहाँ पर डिमांड हो रही है। मतलब इस वॉर को इजराइल और अमेरिका ने स्टार्ट किया और अब ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है जो उसके अलायंस है, सब इस वॉर में आ जाए। तो ये कहाँ तक जायज़ है ये आप सब समझ सकते हो। खैर, यहाँ पर इसका स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्राडिक्शन आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा। पहला कंट्राडिक्शन तो यही है, वॉर वर्सेस रियलिटी। कर रहे हैं कि बहुत जल्द मैं ये वॉर ख़त्म कर दूंगा, 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। रियलिटी ये है कि अभी भी स्टेट ऑफ होमोस्ट ब्लॉक्ड है, कहीं से भी ये ख़त्म होता हुआ दिख नहीं रहा है। विक्ट्री वर्सेस इंस्टेबिलिटी। डोनाल्ड ट्रंप सक्सेस क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मिलिट्री ने गजब का काम कर दिया, ईरान पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस वीक हो रही है। ये सबको पता है कि अब ऐसा रियलिटी है नहीं जैसा ट्रंप कह रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन है कि यूएस अभी भी फाइट कर रहा है, लेकिन ग्लोबल स्टेबिलिटी को एश्योर नहीं कर सकता। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और इसी का इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये है कि जो यूएस लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसमें बड़ा डिक्लाइन आएगा। अभी तक जिस नज़रिए से अमेरिका को देखा जाता था, अब वो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर जिस तरह का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। दूसरा है चोक पॉइंट पॉलिटिक्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्टेट ऑफ होमोस को लेकर पूरे दुनिया में चर्चा हुई ना कि चोक पॉइंट कितना मायने रखता है। तो यहाँ पर मलक्का स्टेट, सुएज कनाल, ये जितने भी चोक पॉइंट्स हैं ना, अब उसके ऊपर फोकस होगा और वहाँ पर भी जो कंट्रीज़ हैं वो फोकस करेंगे कि कैसे वॉर के समय कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो वो भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एसिमेट्रिक वॉरफेयर का डोमिनेंस बढ़ गया है। मतलब ईरान को पता है कि उसके पास पेपर में अमेरिका से बहुत कमज़ोर है, पेपर में मिलिट्री पावर में। तो इसीलिए वो इकोनॉमिक डिसरप्शन, नेवल हैरासमेंट, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और यही आगे चलकर वॉर में, दूसरे वॉर में भी शायद इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है।
फिर एनर्जी नेशनलिज्म, जो कंट्रीज है दुनिया भर के वो अब अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर फोकस करेंगे, सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है ना, जैसे देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये स्पीच आया, उसके पहले ही जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेस्किन, उन्होंने सभी अमेरिका के नागरिकों के लिए एक ओपन लेटर लिखा। और ये देखिए बड़ी ही चालाकी से आप कह लीजिए, या फिर एक जो नैरेटिव सेट करने वाली बात होती है ना, वो ईरान करने की कोशिश कर रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर 4 पेज का ये पूरा लेटर था। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ईरान के बारे में, ईरान का जो नेम है, जो कैरेक्टर है, जो आइडेंटिटी है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। फिर इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बात की किस तरह से कई ऑक्यूपेशन करने की कोशिश किया गया ईरान के ऊपर, लेकिन फिर भी हमने उनसे लड़ा। ईरान हैज़ नेवर इनिशिएटेड अ वॉर, ये कहा गया है उनके द्वारा कि हमने कभी वॉर को इनिशिएट किया ही नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे ऊपर बार बार अटैक होता है और हम उसको जो है झेलने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न पोर्ट्रेन की ईरान एक सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रंप बार बार क्या कह रहे थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बम बनाने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं उसके ऊपर अटैक करके उसको, उसकी जो एम है उसको ख़त्म कर दे। तो पेजेस्किन ने यहाँ पर यह कहा है अपने लेटर में कि देखो हम कभी थ्रेट थे ही नहीं, यहाँ पर जानबूझकर एक नया थ्रेट बनाने की कोशिश की जा रही है। इन सच एन एनवायरनमेंट इफ अ थ्रेट डज नॉट एग्जिस्ट इट इज़ इन्वेंटेड, ये ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका के लोगों के लिए। Within this framework, the United States has concentrated the largest number of forces. उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में स्टेट ऑफ होमोस के पास ईरान के नज़दीक जो है अमेरिका ने आज तक का सबसे बड़ा जो फोर्सेस है, बेसिस है, उसको यहाँ पर बिल्ड कर लिया है। Yet all these pressures have failed to weaken ईरान। मतलब ईरान ने, अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आप ईरान को कमज़ोर नहीं कर पाए। इनफैक्ट कॉन्ट्रेरी अगर आप देखोगे तो जो ईरान है वो पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सामने निकल कर आया है, ऐसा यहाँ पर पेजेस्की ने अपने लेटर में लिखा। और फिर देखिए क्या कहा, दिस रेज अ फंडामेंटल क्वेश्चन एग्जैक्टली विच ऑफ द अमेरिकन पीपल्स इंटरेस्ट आर ट्रूली बीइंग सर्व्ड बाय दिस वॉर। वो ट्रंप बातें करते हैं ना कि अमेरिका फर्स्ट, तो यहाँ पर आप ईरान पर वॉर करके, हमला करके किसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, किसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हो? यहाँ पर ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे? जो इनोसेंट चिल्ड्रन की मृत्यु हुई है, आपको याद होगा इस पूरे वॉर में स्टार्टिंग में जो है ईरान के एक स्कूल में वहाँ पर अटैक किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चियों की मौत हुई थी। फिर इसके अलावा ईरान परस्यूड नेगोशिएशंस एग्रीमेंट, ये बेसिकली बात करें JCPOA की, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये बेसिकली ओबामा के समय 2015 में जो है इसको एग्रीमेंट लाया गया था। ईरान और बाकी के कई कंट्रीज़ जो है मिलकर किए थे कि यहाँ पर ईरान जो है कोई न्यूक्लियर वेपन वगैरह नहीं बनाएगा और यहाँ पर अमेरिका सैंक्शंस हटा देगा। लेकिन जब ट्रंप आते हैं, पहला जो टर्म होता है ट्रंप का 2018 में जो है, उन्होंने इस एग्रीमेंट से वॉकआउट कर गए और यही सबसे बड़ा कारण बन गया। अगर शायद वो एग्रीमेंट होता तो चीज़ें यहाँ तक पहुँचती ही नहीं, चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती। तो यही बात कहा है पेजेसिया ने कि देखिए हमने तो एग्रीमेंट किया था, आप ही एग्रीमेंट से बाहर निकल गए। एंड अटैकिंग ईरान्स वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे एनर्जी पर, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ पर जो आपने अटैक किया है, ये सिर्फ ईरानियन पीपल पर हार्म नहीं हो रहा है, ये इट गोज़ बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वॉर क्राइम। इसकी वजह से पूरे दुनिया भर में प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा ईरान के राष्ट्रपति ने कहा। इज इट नॉट ऑल्सो द केस दैट अमेरिका हैज़ एंटर्ड द एग्रेशन एज अ प्रॉक्सी फॉर इज़राइल। उन्होंने इसको इज़राइल से भी लिंक किया कि कैसे इज़राइल के प्रॉक्सी के तौर पर अमेरिका जो है इस वॉर में कूदा है। तो उनका बेसिकली यही कहना था कि इज़ अमेरिका फर्स्ट ट्रूली अमंग द प्रायोरिटीज़ ऑफ US गवर्नमेंट टुडे। आज जो हो रहा है, क्या वो सच में आपके इंटरेस्ट को सर्व किया जा रहा है? मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि ईरान के राष्ट्रपति ने डायरेक्टली अमेरिका के लोगों को यहाँ पर भेजा है।
ये खत भेजा है कि आप पढ़ो और समझो कि किस तरह से ट्रंप आप ही के देश को कमज़ोर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करके एक प्रकार से जो सोचा जा रहा था कि हमें ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हम और स्ट्रॉन्गर सामने निकल कर आएंगे। तो ये पूरा नैरेटिव का गेम है। लेट्स सी। आई होप कि आपको इस वीडियो में डिटेल से समझ में आ गया होगा कि आज सुबह से हुआ क्या है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हो ईरान के अंदर जो पहले डायनेस्टी थी, अभी जो बात हो रही थी ना, 1990 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके पहले पहलवी डायनेस्टी थी। क्या आप बता सकते हो जो पहले डायनेस्टी रूल करती थी उसके जस्ट पहले कौन सी डायनेस्टी थी? यहाँ